नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से रविंद्र एकाग्र आयोजित किया जा रहा है। आज इस एकाग्र की चौथी कड़ी है और इसमें हम लोग बेहद महत्वपूर्ण आज के समय के चर्चित आलोचक, अनुवादक और कहानीकार वैभव सिंह को सुनते हैं। मित्रों, एक बड़ा रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा एक युग परिवर्तक, कवि, कथाकार, कलाकार, शिक्षाविद, अनुवादक और जाने क्या क्या, इस शख्सियत के इतने सारे रूप हैं कि हर एक पर कई कई वक्ताओं को हम सुनते चले जाएं और हमारी जिज्ञासा शांत नहीं। हमारी ओर से एक छोटी सी विनम्र कोशिश कि उनके अलग अलग पक्षों पर यहाँ उनके अध्येताओं की ओर से कुछ संवाद, कुछ बातचीत संभव हो सके। आज हमारे बीच वैभव सिंह हैं और वे उनके कल्पना परक गद्य पर बात करेंगे, जिसमें विशेष संदर्भ उनके उपन्यासों का होगा। तो आइए हम वैभव सिंह जी के पास चलते हैं। वैभव जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। शुक्रिया। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखें, अपना वक्तव्य दें। वैभव सिंह। ठीक है, धन्यवाद अर्पण जी। आपके जन सुलभ पेज को बहुत बहुत, आपकी टीम को बहुत बहुत आभार। अर्पण जी का बहुत विशेष तौर पे आभार कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर पे केंद्रित ये श्रृंखला जो है वो उन्होंने आरंभ की है और इसमें कई महत्वपूर्ण लोग अब तक जो है वो जुड़ चुके हैं और मैंने उनके व्याख्यान सुने हैं और मैंने पाया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विविध पक्षों पर बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ लगातार उन पे जो है वो आगे भविष्य में भी बात की जा सकती है। तो ये जो अर्पण जी का प्रयास है कि बंगला रचनाकार जो कि एक भारतीयता का प्रतीक है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अपील रही है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन पर उन्होंने इतना एक तरह से ये प्रयास किया है कि उसपे हिंदी भाषा, हिंदी समाज से जुड़े हुए लोग भी आए और अपनी बातें रखें, क्योंकि टैगोर ऐसे रचनाकार नहीं है जो कभी भी अप्रासंगिक हो जाएंगे। टैगोर के ऊपर जो है वो अप्रासंगिक होने का कोई खतरा कभी नहीं रहेगा, जहां तक मुझे महसूस होता है। उनकी चाहे वो उनकी रहस्यवादी कविताएं हो जाएं, चाहे वो उनकी सामाजिकता और सामाजिक यथार्थ से ओतप्रोत उनकी कहानियां हो जाएं, या राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित उनके उपन्यास हो जाएं, वे सब जो है वो एक बड़ा विजन हमें उपलब्ध कराते हैं। तो जब भी पाठकों को विजन की खोज होती है, विजन अपने लेखन के भीतर से विजन वो ढूंढते हैं, तो वो टैगोर जैसे रचनाकार उसमें मदद करते हैं, क्योंकि टैगोर का रचनात्मक पक्ष बड़ा विशाल है, बड़ा विराट है। उसमें बहुत सारी चीजें उसमें समाई हुई हैं और टैगोर जो है वो एक तरह से उन्होंने कभी भी लीक पर चलने की कोशिश नहीं की। कभी भी उन्होंने परिपाटियों, पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों को की उन्होंने परवाह करके उन्होंने रचनाएं नहीं लिखी, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। तो वो एक तरह से अपने समय के एक बहुत ही परंपरा विरोधी, साथ साथ परंपरा के महत्वपूर्ण पक्षों को ग्रहण करने वाले रचनाकार के तौर पे हमारे सामने आते हैं और हिंदी में उनका बड़ा गहरा असर पड़ा है। हिंदी के बड़े बड़े लेखकों ने उनकी रचनाओं के अनुवाद किए हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ईलाचंद जोशी, स्वयं रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जी, इन सब ने जो है उनकी रचनाओं के अनुवाद किए हैं। उनके उपन्यासों के भी बड़े पैमाने पे हिंदी में अनुवाद हुए। तो मैं जो है वो उनके मुख्य तौर पे उनके बहुत ही व्यापक पक्ष हैं, लेकिन मैं उनके उपन्यासों पर मुख्य तौर पे ध्यान अपना केंद्रित करूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसको लेके बड़ी बहस होती है। जब मैंने किताब, मेरी ये अभी हाल में प्रकाशित हुई है वाणी प्रकाशन से, उस किताब पे उनका नाम लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, उपन्यास, स्त्री और नवजागरण। तो मुझसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आप ठाकुर को आपने टैगोर क्यों बना दिया? मैंने कहा देखिए, उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगला में चलता है, उनकी कृतियों पे रविन्द्रनाथ ठाकुर ही लिखा होता है बंगला में, लेकिन ग्लोबल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वयं जो है वो अपने दस्तखत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से किए। आप में से जो भी बंगाल में कलकत्ता जाकर के जिसने भी उनका मूल आवास देखा होगा, जोड़ा साँको, और वहां पे जोड़ा साँको में विभिन्न कक्षों में, विभिन्न कमरों में रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्रों की को भी एक तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो अंग्रेजी में जो पत्र रविन्द्रनाथ ने लिखे हैं, उन सब में उन्होंने स्वयं टैगोर के नाम से उन्होंने दस्तखत किए हैं। तो रविन्द्रनाथ स्वयं जो है वो अपने को टैगोर कहते थे, बताते थे, उस नाम से दस्तखत करते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको टैगोर ही उनको माना गया। जब उनकी कृति गीतांजलि पे जब उन्हें पुरस्कार मिला, और डब्ल्यू यीट्स ने यीट्स ने उनकी गीतांजलि की जो भूमिका लिखी, और जिसमें टैगोर ने स्वयं अनुवाद किए थे अपनी कविताओं के, वो भी जो है वो टैगोर के नाम से प्रकाशित। यानी कि इंटरनेशनली टैगोर, रविन्द्रनाथ जो है वो टैगोर के नाम से जाने। और रविन्द्रनाथ के, अब मैं आता हूं उनके उपन्यासों पे मुख्य तौर पे, जो मेरा मूल विषय है। मेरे साथ समस्या ये है कि मैंने इस बीच रविन्द्रनाथ की चीजों को इतना पढ़ा है, इतना उनके साथ उनसे जुड़े हुए पत्रों, उनसे जुड़े हुए कविताओं, उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, उनको इतना खंगाला पिछले 3 साल में कि मैं विभिन्न उनके दूसरे पक्षों पे भी बात करने के लिए कई बार मुझे लोभ होता है, लालच होता है कि वहां पे बात करूं जाके। लेकिन मैं अपने इस लोभ और लालच को थोड़ा सा नियंत्रित करने में सफल रहूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपन्यास लिखे, बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। उनको भले ही जो है वो कविता के क्षेत्र में पश्चिम में ख्याति मिली हो, क्योंकि उस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल का सम्मान मिला था, सबसे बड़ा सम्मान मिला था, लेकिन वो अपने देश में, भारत में, उनके गद्य का, उनके उपन्यासों का बड़ा गहरा प्रभाव था। और मुझे कई बार लगता है कि उनके उपन्यास जो हैं वो, उनकी 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 जो कविता की, जो उनकी कवि होने की जो छवि थी, उसने जो उनको एक मिस्टिकल ओरिएंटल पोएट के तौर पे जो प्रदर्शित किया, कि पूर्वी देश का कोई लंबा सा चोगा पहने, दाढ़ी बढ़ाए हुए और बड़ी स्वप्निल निगाहों से दुनिया को देखता हुआ व्यक्ति है, वो दरअसल कोई बड़ा रहस्यपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन जब आप उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रविन्द्रनाथ बहुत ही यथार्थ की जमीन से, यथार्थ से, इस समाज के रोजमर्रापन से, इस समाज की दैनिक जो रोज की घटनाएं होती हैं, जो ठोस सामाजिकता होती है, ठोस यथार्थ होता है, उससे जो है वो रविन्द्रनाथ बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। वहां पे कोई वायवीता, स्वप्निलता या कोई अमूर्तपन नहीं है। वहां पे बड़ी ठोस घटनाएं हैं, ठोस ब्यौरे हैं, बड़े बारीक विवेचन और विवरण हैं। तो वो सब जो है वो रविन्द्रनाथ का वो पक्ष वहां पे सामने आता है, चाहे वो उनकी कहानियां हो जाए, चाहे उनके उपन्यास हो।
तो कुल मिला के रवीन्द्रनाथ के उपन्यास जो हैं वो बड़े युग बोधक हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो अपने खास तरह के विशिष्ट यथार्थवाद है उसमें। उन विषय वो यथार्थवाद जो है वो रवीन्द्रनाथ की एक अलग विशेषता है। अच्छे उपन्यासकार की पहचान ये होती है कि वो अपने उपन्यास में अपने समय की बहुत सारी वैचारिक प्रवृत्तियों के टकराव को विकसित करता है, कि वो सपाट नहीं लिखता है कि उसने केवल कथा किरदार रच करके अपनी छुट्टी पा ली, बल्कि वो अपने युग के तनावों को व्यक्त करता है। टकराव की विभिन्न विचार दृष्टियों में टकराव चल रहा है। ये समाज ऊपर से जितना प्रत्यक्ष रूप से जितना शांत, जितना विवादहीन दिख रहा है, जिसमें छोटे मोटे विवाद होते हैं, लेकिन इस समाज में परोक्ष रूप से सतह के नीचे बहुत गहरे वैचारिक टकराव चल रहे हैं। तो तो जिसको कहा जा सकता है कि टकराव मूलक विभिन्न दृष्टियों का टकराव, वो रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों को जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण बनाता है, कि उसमें इसमें केवल ठंडी बेजान सूचनाएं या कथ्य नहीं है, बल्कि उस समय जो द्वंद्व चल रहे थे, वो द्वंद्व क्या थे? राष्ट्रवाद बनाम उपनिवेशवाद, पुरुष सत्ता बनाम स्त्रियों की स्वतंत्रता, या एक द्वंद्व और बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा था, वो था कि सामंतवाद का पुराना युग और जो बंगाल में एक नई चेतना, नव जागरण की चेतना का जन्म हो रहा था। सामंतवाद बनाम आधुनिकता, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सांगठनिक बहसें, जैसे कि उस समय ब्रह्म समाज, रवीन्द्रनाथ का संबंध ब्रह्म समाज से था। रवीन्द्रनाथ के दादा और पिता दोनों जो हैं वो कलकत्ता में, बंगाल में ब्रह्म समाज के बड़े नेता थे। तो वो मूलतः ब्रह्म समाजी पृष्ठभूमि से आए थे, और ब्रह्म समाज का मतलब होता था उपनिषद, वेदांत, क्योंकि ब्रह्म समाज हिंदुओं के दूसरे ग्रंथों को मान्यता नहीं देता था, उपनिषदों को वो मान्यता देता था। और इसके कारण उसका अपने समय से बड़ा पौराणिक और सनातनी जो हिंदू ट्रेडिशंस थी, उनसे बड़ा उसका गहरा टकराव था। तो ये जो ब्रह्म समाज बनाम सनातन का जो संघर्ष चल रहा था बंगाल में, उसको भी उनके उपन्यासों ने व्यक्त किया है। तो इस तरह से रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पढ़ के आप ये पाएंगे कि नवजागरण की चेतना, आधुनिकता की चेतना, राष्ट्रवाद की चेतना, व्यक्ति स्वातंत्र की चेतना, स्त्री स्वातंत्र की चेतना, ये सारी चीजें जो है वो टैगोर के उपन्यासों में मौजूद है। अपने समूचे जीवन काल में रवीन्द्रनाथ ने 17 उपन्यासों की उन्होंने रचना की, लेकिन मुख्य तौर पे माना जाता है कि 15 उपन्यास उन्होंने लिखे। 15 से 17 उपन्यासों की उन्होंने रचना की, और उसमें उनका पहला उपन्यास था करुणा, और उनका अंतिम उपन्यास था 4 चैप्टर्स, 4 अध्याय, 1934 का। तो लगभग रवीन्द्रनाथ ठाकुर ये कह सकते हैं कि अपने 50 साल के दौरान, अपने 50 साल के रचना काल के दौरान, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका जो पहला उपन्यास था करुणा, वो छपा था 1800, ये मैं वर्ष देख के बताता हूँ आपको। 1878 में, 1878 में। और उसके बाद वो जब 17 साल की आयु के थे, तो 1878 से लेकर के 1938 तक, 1934 तक वो लगातार रचनारत रहे। उपन्यास उनके अलग अलग विषय पर उनके उपन्यास आते रहे। लेकिन आप पाएंगे कि इस ये जो एक लंबा पीरियड है, ये कह सकते हैं कि लगभग जो है
56 साल का समय, 38 से 78 से लेकर के 1878 से लेकर के 1934 तक का समय। ये कह सकते हैं कि 56 साल के करीब करीब समय। तो 55-56 साल का जो समय है, इसमें बंगाल का समाज बहुत तेजी से बदला भी। तो जो उन्होंने पहला उपन्यास लिखा था, जहां पे अंत में आए, उसमें आप पाएंगे कि उस बीच में काफी बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुए, और वो परिवर्तन बंगाल के समाज में, कलकत्ता के समाज में, वो उनकी रचनाओं में बहुत तेजी से व्यक्त हुए। यानी कि करुणा का जो कथानक है और जो 4 अध्याय का कथानक है, उसमें बड़ा अंतर है। करुणा में एक बड़ी एक निरीह अबला स्त्री, जो कि अपने पति के अत्याचारों से पीड़ित है, उसकी दुर्दशा का उसमें चित्रण किया गया है। जबकि 4 अध्याय तक आते आते उन्होंने इला नामक एक क्रांतिकारी स्त्री का उन्होंने चरित्र उन्होंने खींचा उसमें। यानी कि जब 1878 के आसपास वो लिख रहे थे, तब बंगाल के समाज में कोई बहुत क्रांतिकारी चरित्रों का उदय अभी हुआ नहीं था। ना वहां पे कोई अभी बहुत ही सशस्त्र क्रांतिकारी दलों का निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद आजादी का आंदोलन आया, देश भर में जो है उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों का जो है वो हुजूम उसमें शामिल हुआ, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। तो उन सारी परिस्थितियों को आधार बना करके उन्होंने उसको उपन्यास उन्होंने लिखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि टैगोर के उपन्यास जो हैं, वो बंगाल में आते सामाजिक परिवर्तनों को भी वो व्यक्त करते हैं। और वो उनके अगर बाकी भी उपन्यासों की अगर आप उसमें मैं तो हमेशा चीजों को ऐतिहासिक रूप से देखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रवृत्तियां बदल रही हैं एक उपन्यास से दूसरे उपन्यास के बीच। तो मैंने पाया कि उसमें कि उन्होंने जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास भी टैगोर ने लिखे थे। ऐतिहासिक उपन्यास हम ये कह सकते हैं कि अम, उन्होंने 2 ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे। अब वो ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने एकदम शुरुआत में लिखे थे, और उसका भी कारण यही था कि रवीन्द्रनाथ बंकिम से बहुत प्रभावित, क्योंकि बंकिम चंद्र जो हैं वो बंगाल में कई उन्होंने अपने समय में राज सिंह जैसे उन्होंने जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास वो रच चुके थे। तो ऐतिहासिक उपन्यासों की विधा को बंगाल की धरती पे स्थापित कर चुके थे। और टैगोर ने जब लिखना शुरू किया, तब उन्होंने भी जो है वो 2 उपन्यास उन्होंने लिखे, जिसमें से एक का नाम था बहू रानी का हाट, बहुनीर हाट, और दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा राजर्षि। तो ये 2 उपन्यास जो है उन्होंने अ, इसलिए लिखे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक और तो बंकिम चंद्र की का प्रभाव था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय बंगाल में भी जो है वो इतिहास को नए तरीके से देखने की, समझने की कोशिश की जा रही थी। और इतिहास जो है वो, जैसे कि हमारे वर्तमान युग में भी सारी बहसें जो है इतिहास में हो रही जाकर, भारत भारत जैसे प्राचीन देशों के साथ ये एक तरह से उनका यह एक समस्या है, उनके साथ विडंबना है कि इतिहास जो है वो उससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती है किसी भी समय की राजनीति। तो उस समय भी जो है वो इतिहास जो है वो एक बड़े बैटल फील्ड के तौर पे उभरा था। लेकिन टैगोर ने जब उपन्यास लिखे इतिहास पे, तो उन्होंने इतिहास दर्शन को बदल दिया। बंकिम जब इतिहास का प्रयोग करते थे, तो वो चाहते थे कि वहां से एक हिंदूवादी अस्मिता का निर्माण किया जा सके। जबकि टैगोर ने जब इतिहास का प्रयोग किया अपने उपन्यासों में, बहुनीर हाट या राजर्षि में, तब उन्होंने उन्होंने इतिहास के माध्यम से मानवीय चेतना और मानवतावाद का उन्होंने खोजने की उन्होंने अधिक कोशिश की। यानी कि वो किसी एक राजनीतिक
हिंदुत्व का निर्माण करने के लिए वो इतिहास का प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि इतिहास का प्रयोग भी उन्होंने एक उदात्त मानवीय चरित्रों की खोज, मानवतावादी परंपराओं की खोज के लिए उन्होंने इतिहास का उन्होंने प्रयोग किया। ये मुझे जो है एक बड़ा अंतर बंकिम और टैगोर में नजर आया। इसके अलावा उसके बाद जो है वो टैगोर ने कुछ अन्य उपन्यासों की उन्होंने रचना की, जिसमें से एक उनका उपन्यास बड़ा मशहूर हुआ, जिसका नाम था नष्ट नीड़, जिसपे जो है वो आगे चल करके सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई चारुलता के नाम से। और ये जो उपन्यास था, ये नष्ट नीड़, और उसके बाद एक और उपन्यास आया चोखेर बाली। चोखेर बाली पे भी फिल्म का निर्माण हुआ। टैगोर के बहुत सारे उपन्यासों पे फिल्मों का निर्माण हो चुका है। उसमें नष्ट नीड़ है, चोखेर बाली है, या घरे बायरे है। ये तीन उपन्यासों पे बनी हुई फिल्में तो खुद बंगाल में भी बहुत अधिक चर्चित हुई। तो उनके ये जो पूरे के पूरे उपन्यास थे, इसमें एक खास तरह की स्त्रीवादी चेतना को भी हम देखते हैं कि वो टैगोर जो है वो अपने उपन्यासों में निर्मित कर रहे हैं। कि वो ये दिखाते थे, कि टैगोर ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे परिवारों में किस प्रकार से जो तत्कालीन बंगला परिवार हैं, वो पूरी उसमें किसी भी प्रकार के भावनात्मक तनावों का समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं। यानी कि स्त्री और पुरुष अपने अपने ढंग से बहुत सारे भावनात्मक तनावों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन परिवार का ढांचा, परिवार की पूरी सांचा ढांचा, उसकी बनावट इतनी जकड़ी हुई है, इतनी ठोस है, इतनी वो एक तरह से रूढ़िग्रस्त है, कि वो अपने तनावों को अपने भीतर ही भीतर वो सहने के लिए मजबूर है। यानी कि घुटन का वातावरण। तो ये जो हमारे परिवार की संरचना के भीतर, तत्कालीन परिवार की मैं बात कर रहा हूँ जिसका टैगोर ने चित्रण किया। आज परिवार बदल रहे हैं, बहुत सारे अधिकार स्त्रियों को भी परिवार के भीतर मिले हैं, पुरुषों को भी मिले हैं। हालांकि बहुत सारे परिवार नहीं भी बदले हैं। आज भी ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जो उसी तरह के घुटनग्रस्त वातावरण को जो है वो एक तरह से पालते पोसते हैं अपने भीतर। लेकिन जो टैगोर ने जो जिस तरह से परिवारों का चित्रण किया है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो अपने अपने ढंग से घुटन के शिकार हैं। और खास तौर पे पुरुष चूंकि बाहर जा सकता है, बाहर घर के बाहर जाके काम कर सकता है, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो केवल घर के भीतर कैद हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे दूसरे बंधन हैं। जैसे कि वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती हैं, वो किसी अन्य पुरुष के साथ अपने संबंधों को बहुत आगे नहीं ले जा सकती हैं, या वो एक तरह से परिवार की संरचना के भीतर केवल पारंपरिक दायित्वों से बंधी होती हैं, और शिक्षा, नवीन विचार इत्यादि से वो दूर रहती हैं। तो इस कारण उनके ऊपर जो है वो अधिक उस संस्कृति का परिवार की घुटन जो है उनके हिस्से में अधिक आती है। घुटन दोनों के हिस्से में आई है, पुरुष के पास भी आई है, स्त्री के पास भी आई। लेकिन पुरुष चूंकि एक बाहर सामाजिक उसकी दुनिया बड़ी है, इसलिए वहां पे वो अपने उस घुटन का समाधान ढूंढ लेता है, जबकि स्त्रियां जो हैं उस प्रकार से नहीं ढूंढ पाती। इसलिए जो है वो टैगोर जो है वो, लेकिन टैगोर के उपन्यास इस मामले में बड़े साहसी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे स्त्री चरित्रों की उन्होंने सृजन किया है, जो कि ओपनली खुले तौर पे वो फ्लर्ट भी करती हैं, खुले तौर पे वो अपनी कामासक्तियां प्रकट करती हैं, अपने यौवन, अपनी काम इच्छाओं को जो है वो पुरुषों के आगे प्रकट करने में भी उनको जो है वो कोई समस्या नहीं नजर आती है। तो इस मामले में टैगोर के उपन्यास जो है वो अपने समय से थोड़ा आगे प्रतीत होते हैं। मुझे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि माना जाता है कि जो उनका 1916 का उपन्यास है घरे बायरे, वो उपन्यास जो है वो पहली बार माना जाता है कि बंगाल के पूरे उपन्यासों की हिस्ट्री में पहला वो उपन्यास था
जिसमें किसी स्त्री चरित्र को किसी अन्य पराये मर्द के ऊपर आकृष्ट होते, उसके साथ अपनी अपने विभिन्न प्रकार के रिश्तों की कल्पना करते हुए पहली बार जाकर के 1916 में दिखाया गया था। इसके पहले कभी ऐसा होता नहीं था बंगाल के पूरे उपन्यासों की ट्रेडिशन में। तो तो इस तरह के प्रयास जो है वो टैगोर ने किए, और टैगोर के पास ये अनुभवों का बड़ा विराट खजाना था, क्योंकि जोड़ा साँकों के जिस विशाल परिवार के भीतर उनका पालन पोषण हुआ था, वो एक तरह से संयुक्त परिवार के बीच में रहे थे बचपन में, और उन्होंने अपने टैगोर फैमिली में, जो कि एक बड़ा घराना था, उसमें उन्होंने कई स्त्रियों, कई पुरुषों की अलग-अलग मनःस्थितियों और मानसिकताओं का उन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए मुझे लगता है कि जो टैगोर का जो पूरा संयुक्त परिवार का जो इनका एक अनुभव था, संयुक्त परिवार के भीतर रहने का अनुभव, वो अनुभव उनके आगे चल के उनके उपन्यासों की रचनाशीलता में बहुत उनको काम आया। टैगोर के उपन्यास में 3 उपन्यास जो हैं वो मुझे विशेष तौर पे महत्वपूर्ण लगते हैं। बहुत सारी इन जनरल टैगोर पे बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुल 3 महत्वपूर्ण उपन्यास जिनको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, उन पे बात करके फिर बातें बाद में करते रहेंगे। तो उनके 3 उपन्यासों में अगर मुझे चुनना हो, तो मुझे लगता है कि एक तो स्वाभाविक तौर पे गोरा को चुनना होगा, 1909 या 10 का उपन्यास है। दूसरा घरे बायरे 1916 का उपन्यास है, और तीसरा जो है उपन्यास मुझे लगता है कि जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन वो जो मुझे बहुत प्रिय है, वो है शेषेर कविता। ये शेषेर कविता उपन्यास जो है वो 1929 में 29 में वो प्रकाशित हुआ था। तो ये 3 उपन्यास मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगते हैं कि तीनों ही उपन्यासों में टैगोर ने जो है वो अपनी छवि को उन्होंने तोड़ा था। गोरा में उन्होंने अपनी इस छवि को तोड़ा था कि वो केवल सीमित पात्रों की दुनिया में ही केंद्रित रहते हैं। यानी कि इससे पहले जो उनके उपन्यास आए थे, उसमें कोई बहुत ही वो डायलॉजिकल नहीं थे, बहुत संवाद मूलक नहीं थे, और पात्र अक्सर कम होते। लेकिन गोरा में जो है पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, और वो उपन्यास बहुत संवादात्मक है अपनी प्रवृत्ति में, कि गोरा का दूसरों के साथ संवाद और विवाद हो रहा है, अन्य लोगों का आपस में बहुत संवाद और विवाद हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति जो है वो गोरा को महत्वपूर्ण उपन्यास के तौर पे हमारे सामने प्रतिष्ठित करती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि वो जो हमारी आधुनिकता है, जिस आधुनिकता को बहुत ही संवाद धर्मी होना है, यानी कि आधुनिकता की पहचान यही है कि उस आधुनिकता में बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी विचारधाराएं आपस में संवाद करती हैं, क्योंकि वो आधुनिकता जिस लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करती है, उस लोकतंत्र में भी संवाद होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति बहुत ही नफरत, घृणा, उपेक्षा इत्यादि जो है वो किसी लोकतंत्र को समृद्ध नहीं करते हैं, जैसा कि इन दिनों हम आजकल राष्ट्रीय पटल पे देखते हैं। तो एक संवाद का जो एक स्पेस जो है उपन्यास की कथा के भीतर टैगोर ने जो उपलब्ध कराया, वो उसने जो है इस उपन्यास को बहुत सारे बहसों को व्यंजित करने वाला उपन्यास बना दिया। यानी कि इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ब्रह्म समाज सनातन की बहस हो रही है, पुरातन बनाम नवीन की बहस हो रही है, स्त्री बनाम स्त्री अधिकार और पुरुष की जो है पुरुषों की जुड़ी हुई पुरुष सत्ता है, उसके बीच आपस में कई जगह जो है वो बहसें हो रही हैं। और अंत में आते आते ये उपन्यास जो है ये पूरा का पूरा जाति के विमर्श को भी उठाता है, कि ब्राह्मण बनाम निम्न जाति का जो बहस है वो भी इस उपन्यास में व्यक्त होती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उपन्यास जो है ये एक तरह से एक हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति का को समझने के लिए भी ज़रूरी है और उस संस्कृति के की जो एक नए समाज में, नई आधुनिकता में उस संस्कृति की बारे में का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उस संस्कृति की एक बहुत ही एक बुद्धिमानीपूर्ण विवेकवादी आलोचना विकसित करनी है, उसको भी समझने के लिए ये उपन्यास ज़रूरी है। और इस उपन्यास में भी है जो है वो दिखाया गया है कि हमारे परिवार जो है वो टैगोर के यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले बताया कि वो उनका जो पहला उपन्यास था करुणा, उसमें भी उन्होंने एक स्त्री और पुरुष के, विवाहित स्त्री और पुरुष के परिवार की समस्या को उन्होंने दिखाया था। इसके बाद उनके जो दूसरे उपन्यास थे, चाहे वो नष्ट नीर हो, चाहे वो चोखेर बाली हो, यहाँ तक कि नौका डूबी, इस बीच उनका एक और उपन्यास आया था नौका डूबी, उसमें भी उन्होंने जो है वो परिवार की उन्होंने स्थितियों, समस्याओं, स्त्री मतलब पति और पत्नी का आपस में बिछुड़ जाना, फिर उनका आपस में मिलना, इन सारी चीजों को उन्होंने दिखाया था। और गोरा में भी आकर के उन्होंने एक तरह से परिवार के भीतर जो बहुत सारी उथल-पुथल चल रही है, भारतीय परिवारों के भीतर चर्निंग जो चल रही है, कि ऊपर से लगता है कि भारत के परिवार बहुत स्थिर हैं, लेकिन बाहर के परिवर्तनशील विचार, बाहर की तेज हवाएं परिवर्तनों से जुड़ी हुई, वो इतनी अधिक आ रही हैं कि वो एक तरह से वो स्त्री और पुरुष संबंधों को बदल रही हैं, पुरुषों के आपस के संबंधों को बदल रही हैं और स्त्रियों के आपस के संबंधों को भी बदल रही हैं, कि वो अब कोई जो है वो केवल रिपिटेटिव लाइफ स्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज के नए-नए आंदोलनों, नए-नए विचारों के बारे में अपनी कुशाग्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। और ये प्रवृत्ति आगे चल करके घरे बायरे में भी हमें दिखाई देती है। घरे बायरे का तो शीर्षक ही यही है कि घर और बाहर, यानी कि हम घर में कितना हैं और हम कितना बाहर हैं। घर के भीतर घर की दुनिया हमें सीमित करती है, लेकिन बाहर जो है इतने उथल-पुथल, इतने विराट परिवर्तन हो रहे हैं कि उनके चुंबकीय आकर्षण में हम उनकी ओर खिंचे हुए चले जाते हैं। तो उस उपन्यास में भी उन्होंने पूरा दिखाया कि भारत में, और वो घरे बायरे उपन्यास जो है वो एक तरह से 1905 के आसपास जो बंगाल में विभाजन के बंग बंग भंग 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 विभाजन बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, यानी बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि जो है वो घरे बायरे के भीतर मौजूद है, कि उसमें एक उग्र पात्र है जो कि सशस्त्र या हथियार लेकर के भारत को आजाद कराना चाहता है, और दूसरी ओर उसमें ऐसे पात्र हैं, संदीप जैसा पात्र है, उसमें संदीप उसका नाम है, और दूसरी ओर उसमें जो है वो पात्र है निखिलेश, वो जो है वो एक तरह से भारत को किसी उदारतावादी तरीके से भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है। तो मैंने शुरू में कहा कि टैगोर के उपन्यासों की विशेषता है कि वो बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड व्यू को वो रचते हैं। तो इस घरे बायरे में भी उन्होंने इस द्वंद्व को, इस विवाद को उन्होंने दिखाया है, आमने-सामने खड़े विवाद, कि भारत में किस तरीके से भारत का निर्माण होगा, भविष्य के भारत का, और भारत को किस प्रकार से स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए, या भारत को किस प्रकार से अपने स्वराज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो और इसी ये पूरी की पूरी जो चेष्टाएं करते हैं टैगोर, कि वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से, बात के समय में ऐसा होने लगा गोरा के समय से कि उन्होंने राजनीति को भी उपन्यासों की का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। चाहे वो उनका गोरा उपन्यास हो, चाहे वो उनका घरे बायरे उपन्यास हो, या आगे चल के उनका जो अंतिम उपन्यास है 4 अध्याय, इन सब में जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो उपन्यासों का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, कि वो अपने समय की राजनीति से वो अपने किरदारों को, अपने अपने उपन्यासों के कथ्य का और किरदारों का
भी निर्माण कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि उनके भीतर की मानवीय स्थितियों, मानवता, मानवीय चिंतन को वो समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो अपने समय की राजनीति पर भी वो अवश्य विचार करते हैं। और इसके बाद गोरा और घरे बायरे मैंने बताया कि ये उपन्यास एक तरह से पहला पॉलिटिकल उपन्यास माना गया, कि मुख्य तौर पे जो कि पूरी तरह से जो है वो राजनीतिक उपन्यास है, क्योंकि इसके केंद्र में जो है वो बंगाल में चल रहा आंदोलन है, और उस आंदोलन के बारे में अलग-अलग ढंग से जो है वो विचार इसमें करने वाले इसमें पात्र इसमें मौजूद हैं। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन, उग्र देशभक्ति, सांप्रदायिक हिंसा आदि को इसमें विषय वस्तु तो बनाया ही गया है। साथ ही इसमें स्त्री सेक्सुअलिटी, स्त्री यौनिकता और स्त्री को के प्रति स्त्री को एक तरह से मूर्ति के रूप में ढालने का जो प्रयास किया जाता था, कि स्त्री को हम देश की मूर्ति के तौर पे हम ढाल दें। तो उसका मनोविश्लेषणात्मक पक्ष क्या था? उसका उसकी उसकी मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएँ जो हैं, वो इस उपन्यास में जो है वो मौजूद हैं। तो और इसमें सार्वजनिक बनाम वैयक्तिक, निजी बनाम सामाजिक, घर बनाम बाहर इत्यादि की जो है वो दुनिया इसमें घुल-मिल गई है। और ये उपन्यास जो है वो मैंने बताया कि 1905 से लेकर के 1911 तक की गतिविधियों, जो पूरी की पूरी घटनाएँ थीं, उन पर ये उपन्यास जो है वो केंद्रित था। ये उपन्यास एक मामले में इसलिए बार-बार पढ़ा जाता है या पढ़ा जाना चाहिए, कि ये उपन्यास दिखाता है कि ये जो हमारी ये जो मर्दानगी की अवधारणा है, जो कि हिंसा, बलपूर्वक अपने विचार दूसरों पर थोपने, दूसरों को अपने विचारों के बल पे मुग्ध करके उनसे मनचाहा काम कराने आदि का जो पूरा का पूरा प्रयास होता है, एक खास पुरुष सत्ता के द्वारा, पुरुष वर्ग के द्वारा, ये काम ही जो है आगे चल कर के एक बहुत ही कठोर नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य की उदय में वो बदल जाता है। आप आज भी देख लीजिए कि इस समय भी जो है वो 2 राष्ट्रवाद के बारे में 2 धाराओं के बीच संघर्ष चल रहा है। एक धारा है वो कठोरता, हिंसा, सैन्य बल इत्यादि का समर्थन कर रही है। अन्य लोगों के अधिकारों की उसको परवाह नहीं है, व्यक्ति केंद्रित है, किसी व्यक्ति की पूजा पर केंद्रित है। वो बहुत अधिक इमारतों इमारतों, रैलियों आदि की भव्यता को प्रकट करती है। और दूसरी ओर जो है वो एक धारा है, जो ये मानती है कि भारत के राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक होना होगा, इसमें प्रेम की संवेदना महत्वपूर्ण होगी, इसमें हिंसा या एक तरह से ये कह सकते हैं कि को हटा करके समावेशिता को अधिक बल देना होगा। तो ये जो पूरी की बहस है, ये आप पाएँगे कि टैगोर के उपन्यास घरे-बायरे में भी ये जो है ये बहस मौजूद है। फिर एक और उनका तीसरा उपन्यास जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो है शेषेर कविता। शेषेर कविता उपन्यास को हिंदी में उस तरह से कम पढ़ा गया या कम उसको महत्वपूर्ण माना गया। उसका कारण शायद ये है कि ये उपन्यास जैसे कि पहले 2 उपन्यास गोरा और घरे-बायरे तो अपनी प्रवृत्ति में राजनीतिक हैं। बहुत सारे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारों के सूत्र इन उपन्यासों से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो अ, ये वाला उपन्यास है शेषेर कविता, ये 1929 में प्रकाशित हुआ था, और ये उपन्यास उनका सबसे रोमांटिक उपन्यास है। माना जाता है कि टैगोर ने ये उपन्यास जो है वो अ, अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने लिखा था। और इस उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति का इसमें चित्रण है, और ये एक बात मैं और बताना भूल गया कि इस उपन्यास को जब वो लिख रहे थे, उसी समय वो एक और उपन्यास लिख रहे थे जिसका नाम था योगा योग। योगा योग और शेषेर कविता
दोनों ही जो है वो एक ही साथ एक ही वर्ष में 1929 में वो प्रकाशित हुए और दोनों अपने में महत्वपूर्ण उपन्यास है। योगा योग का तो अनुवाद एक प्रसिद्ध लेखक, हिंदी के लेखक इलाचंद जोशी ने किया था। तो ये उपन्यास जो है वो माना जाता है कि टैगोर ने बड़े वृद्धावस्था में जो उनके मन में रोमांटिक विचार पैदा होते थे उसको उन्होंने आधार बना के लिखा था। और ये उपन्यास अपनी प्रवृत्ति में बहुत लयात्मक, गीतात्मक यानी कि लिरिकल उपन्यास है। लिरिक और इस उपन्यास में जो है इसका कथानक बहुत संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो इसमें एक ऐसा चरित्र है जिसका नाम है अमित। अमित जो है वो एक बड़ा अमित राय उसका पूरा नाम है और वो ऑक्सफोर्ड से शिक्षा करके आया, प्राप्त करके आया है। वो बड़ा फैशनेबल तबीयत का आदमी और वो अमित राय ही जो है वो एक अन्य स्त्री, लावण्य उसका नाम है, उसके उससे उसका प्रेम होता है। और वो प्रेम जो है वो कलकत्ता में नहीं होता है बल्कि वो शिलोंग की पहाड़ियों पर का भी इसमें चित्रण इसमें किया गया है। तो ये एक तरह से लावण्य और अमित राय के बीच के प्रेम संबंधों का उपन्यास है। लेकिन इसमें अगर आप पाएंगे तो इसमें टैगोर ने बहुत ही अपने समय में जो बदलती हुई स्थितियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसके उन्होंने उसको समझने के उन्होंने बहुत सारे इसमें सूत्र इसमें छोड़े हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने युग का अवसान हो रहा है स्त्री पुरुष संबंधों में और जो नए युग का आगमन हो रहा है उसके उसको समझने के सूत्र इस उपन्यास में उन्होंने छोड़े हैं। और ये उपन्यास अपनी मैंने बताया कि शैली में काव्यात्मक है और रूपात्मक है, इसीलिए इसको बहुत ही पोएटिक नॉवेल का दर्जा इसको दिया जा सकता है। और ये उपन्यास एक तरह से एक इसका महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इसमें उन्होंने एक यूटोपिया उन्होंने गढ़ा है शिलोंग की पहाड़ियों पे जाकर के। इसका चरित्र जो है वो शिलोंग की पहाड़ियों में अपने प्रेम संबंधों को विकसित करते हैं, लेकिन अंत में आते आते दोनों विवाह करने से अमित इसका पुरुष पात्र तो विवाह करना चाहता है लेकिन जो इसकी स्त्री चरित्र है वो विवाह करने से मना कर देती है। तो स्वच्छंदता, अस्थायी रिश्ते कायम करने की आजादी, मध्यवर्गीय मूल्यों और प्रपंची शहरी परिवेश का विरोध करना, खुद नायिका के द्वारा अपनी देह और मन की गूढ़ कामनाओं को किसी स्वच्छंदतावादी स्वच्छंद पुरुष के माध्यम से खोजना, ये सब जो है इस उपन्यास को जो है वो अपने समय का थोड़ा सा अपने ढंग का एक रेडिकल उपन्यास बनाते हैं। कि टैगोर जो है वो खुद मानते थे कि यौन संबंधों, विवाह, स्त्री पुरुष कामनाओं इत्यादि का चरित्र जो है वो स्थिर नहीं है। वो शुरू में शुरू करते हैं बंगाल के एक रूढ़िवादी परिवेश के चित्रण से अपने रचना काल को, लेकिन शेषेर कविता तक आते आते वो दिखाते हैं कि 19वीं सदी का जड़ पुरातन बांग्ला समाज जो है वो अब बदल गया है। अब इसमें मोटर गाड़ी है, डाक बंगला है, अंग्रेजी साहित्य है, आधुनिकतावाद है और ये सारी चीजें जो हैं वो अब अत्यंत सामान्य हो गई हैं। और किसी भी जंगल, घाटी, पहाड़ आदि में भ्रमण करना स्त्रियों पुरुषों के लिए थोड़ा सा सहज हो गया है और वहां पे अपनी पिपासाएं शांत करना भी उनके लिए बहुत सहज हो गया है। तो ये जो हमारे आधुनिक उपन्यास जो काम करते हैं, जो दिखाते हैं कि मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों में नई चीजों के प्रति कितनी तेजी से आकृष्ट होता है, उसके भीतर प्रदत्त सामाजिक रूढ़ियों को अतिक्रमित करने की कितनी गहरी उसके भीतर छटपटाहट होती है, हालांकि उस छटपटाहट को दबा दिया जाता है।
और आधुनिक नायिका और नायक का जिस प्रकार से उदय होना है, उसको भी वो जो है इस उपन्यास के माध्यम से वो चित्रित करते हैं। और मैंने बताया कि योगा योग और शेषेर कविता एक ही साल आए, और लोगों ने सोचा कि आखिर क्या कारण है कि 1929 के दो उपन्यास आए और दोनों में बड़ी अलग अलग पृष्ठभूमि। योगा योग उपन्यास जो है वो दिखाता है जमींदारी व्यवस्था के पतन को, और एक उसमें स्त्री चरित्र है वो किस प्रकार से बेमेल विवाह में फंस के रह गई है, और उसका जो पति है मधुसूदन, वो किस प्रकार से उसकी इंडिविजुअलिटी का, उसकी वैयक्तिकता का, उसकी स्वतंत्रता का और रोज ही उसके आत्मसम्मान का दमन करता है। लेकिन शेषेर कविता में वो दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से जो इसकी उसकी मुख्य चरित्र है, स्त्री चरित्र है लावण्य, वो किस प्रकार से वो विवाह नामक संस्था के सड़े गलेपन, उसके घटियापन को भी वो प्रकट करती है और स्वेच्छा से वो विवाह करने से इनकार कर देती है। यानी कि वो पुरुष के साथ अपनी मैत्री चाहती है, पुरुष के साथ अपनी कामनाओं को, यौन कामनाओं को भी जो है वो संभव होते देख सकती है, उसको प्रकट कर सकती है, लेकिन वो परिवार नामक संस्था के की सीमाओं को वो उजागर करती है। तो इस मामले में सव्यसाची भट्टाचार्य हैं, उन्होंने टैगोर साहित्य पे उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने लिखा भी है कि दो चीजों पे उन्होंने लिखा है कि योगा योग में कुमुदिनी ने विवाह किया पर उसे प्रेम नहीं मिला, जबकि शेषेर कविता में लावण्य वह स्त्री है जिसने विवाह के बगैर ही प्रेम को प्राप्त कर लिया। यानी कि यही वो नया समाज है जिसका चित्रण जो है अंत तक आते आते टैगोर करना चाहते हैं। उपन्यासों में सुखद अंत जैसी कोई चीज होती नहीं है, ना होनी चाहिए। और इस उपन्यास में दिखाते हैं, टैगोर अपने शुरू के उपन्यासों में दिखाते हैं कि स्त्री पुरुष अपनी नियति के साथ समझौते कर रहे हैं, लेकिन बाद के आते आते खास तौर पे 1920 के बाद के जो उपन्यास हैं उसमें वो दिखाते हैं कि वे अपनी नियति और अपनी जीवन दशाओं के साथ समझौते भी कर रहे हैं, साथ साथ वो इतने समझदार हो गए हैं कि आधुनिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग करके वो उनका अतिक्रमण भी कर रहे हैं। तो यही वो नया बंगला समाज है जिसको जो है वो टैगोर जिसका विस्तार से चित्रण कर रहे हैं। और उनके उपन्यासों का कई तरीके से पाठ किया गया है। स्त्रियों ने उनके उपन्यासों को बहुत अधिक पढ़ा है और ये पाया है कि टैगोर जो है वो स्त्री मन को बहुत गहराई से समझने वाले रचनाकार हैं। जो नष्टनीड़ की जो चरित्र है चारू से लेकर के अंत में वो जो शेषेर कविता की लावण्य है, उस कई उनके यहाँ स्त्री चरित्रों की भरमार है। अलग अलग मिजाज, अलग अलग तरीके की विधवा स्त्रियां भी हैं, क्रांतिकारी स्त्रियां भी हैं, घरेलू स्त्रियां भी हैं, बहस करने वाली स्त्रियां भी हैं, शिक्षित स्त्रियां भी हैं, घोर परंपरावादी और सुबह उठ करके गंगा जल से नहाने वाली स्त्रियां भी हैं। तो स्त्री चरित्रों की उनके यहाँ बड़ी व्यापक विविधता है। इस कारण जो है वो उनके उपन्यासों का स्त्री अधिकारों से जुड़ी हुई स्त्रीवादी लेखिकाओं ने, आलोचकों ने उनके उपन्यासों का बहुत अधिक पाठ किया है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे एक चीज और महत्वपूर्ण लगती है, वो ये कि टैगोर ने अपने उपन्यासों में सामाजिक पृष्ठभूमि को ज्यादा महत्व नहीं दिया है कि कोई व्यक्ति केवल इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी जाति, उसका धर्म या उसकी संपन्नता उसको महत्वपूर्ण बना दे। वो ये मानते हैं कि जाति, धर्म या पुश्तैनी संपन्नताएं जो हैं वो किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण या किसी समाज में आदर योग्य नहीं बनाती, और शुरू से वो ये काम करते चले आ रहे हैं। इसीलिए उनके उपन्यासों में मार्जिनल, बहिष्कृत, अनाथ किस्म के नायकों की भरमार है। आप पाएंगे कि अगर आप उनके उपन्यासों के किरदारों की सूची बनाने लग जाएं, तो आप पाएंगे कि उनके ज्यादातर पात्र ऐसे हैं जो कि उखड़े हुए लोग हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, बहिष्कृत हैं या संघर्षरत लोग। ये उपन्यासों की एक तरह से लोकतांत्रिक समाज में जो उपन्यासों की जिम्मेदारी होती है
उसको ये रेखांकित करते हैं कि लोकतंत्र उपन्यास में संबंध ही यही है कि उपन्यास जो है वो बहिष्कृत, अनाथ और सामाजिक पृष्ठभूमि से में जो कमतर समझे जाते हैं, जो हीनतर समझे जाते हैं, उनको भी अपनी भव्यता और गरिमा को जो है प्रदान करता है। जिनको घृणा के योग्य समझा जाता है, जिनको कर्मकांड की दृष्टि से हीनतर समझा जाता है, उनको भी उपन्यास जो है वो महत्वपूर्ण बना करके लोकतंत्र की दायरे का, लोकतंत्र की शक्ति का विस्तार करते हैं। तो लोकतंत्र के जो टैगोर के समय तक तो लोकतंत्र का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन टैगोर ने अपने उपन्यासों में गोरा में जो कहता है चरित्र कि मैं ये पूरा देश, अब मैं इसको जो है वो और भिन्न दृष्टि से देखता हूँ और आज से अपनी सारी सामाजिक पृष्ठभूमि के, अपनी जातिगत पूर्वाग्रहों से, धर्मगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के इस देश को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये जो देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कि हम आगे बढ़ें और उसको प्राप्त करें, तो वो तभी संभव है समूचे देश को प्राप्त करना, जब हम अपनी संकीर्ण पहचानों से ऊपर उठ करके इस समाज के कल्याण के लिए, इस समाज में हस्तक्षेप के लिए स्वयं को तैयार करें। और ये एक बड़ा संदेश जो है वो टैगोर के उपन्यासों के माध्यम से प्रकट होता है। तो मेरे ख्याल से 50 मिनट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पण जी अगर हों तो बताएं कि आगे इसको जारी रखना है कि इसको समाप्त किया जाए। जी जी, शुक्रिया वैभव सिंह जी। जी और एक व्यवस्थित चर्चा, एक व्यवस्थित अध्ययन हमने आज सुना वैभव सिंह जी की ओर से। इस तरह से उनके पहले उपन्यास से लेकर आखिरी उपन्यास तक वे क्रमवार चलते हैं और स्वयं एक लेखक कहाँ कहाँ अपनी ही सीमाओं को तोड़ता है, अपनी ही परिपाटी से आगे बढ़ता है, इसकी भी चर्चा हुई। क्योंकि उनके कुछ उपन्यासों में जहाँ सीमित पात्रों की बातें हैं, वहीं गोरा जैसे उपन्यासों में पात्रों की बहुलता भी है। दूसरी तरफ स्त्री किरदारों की भी चर्चा आज वैभव सिंह जी की ओर से हुई और हर तरह की स्त्रियां हैं। इस तरह की स्त्रियां उनके समय में और आज के समय में भी मौजूद है, उपस्थित है, क्योंकि हम एक साथ कई कई समय में जी रहे होते हैं। हमारा ग्रामीण भारत वह नहीं है जो हमारा महानगरीय भारत है या हमारा कस्बाई भारत है। कई कई तरह, या हमारी जो नागर सभ्यता है, आधुनिक होते हुए भी कई जगहों पर जिस तरह की समस्याएं हैं या वर्तमान में भी जिस तरह के पूर्वाग्रह हैं राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर पर, कई आदिवासी अंचल में और अन्य जगहों पर ये सब चीजें नहीं है। या स्त्री पुरुष भेदभाव कई जगहों पर जो विकास के बीच भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वह कुछ और जगहों पर देखिए, आदिवासी अंचलों की बात कीजिए तो नहीं है। टैगोर के यहाँ भी ये अलग अलग स्त्रियां आती। वैभव सिंह जी ने यह भी उचित ही ध्यान दिलाया कि किस तरह से उनके स्त्री किरदार जो मुखर है वह भी सामने आते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता को लेकर और अपनी यौनिकता को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर भी इतने स्पष्ट हैं। और इस मायने में उस समय उपन्यास रच रहे टैगोर कैसे अपने काल को आगे ले जाते। एक अच्छी चर्चा, एक महत्वपूर्ण चर्चा और ऐतिहासिकता की बात स्वयं वैभव सिंह जी ने उठाई, वह तो महत्वपूर्ण है ही। और अलग अलग समय को, समय की राजनीति को भी अपने किरदारों के माध्यम से टैगोर इन उपन्यासों में उठाते रहे। हम सभी जानते हैं कि वैभव सिंह जी का टैगोर के उपन्यासों पर काम है, टैगोर पर केंद्रित उनकी पुस्तकें भी हैं। तो उस हिसाब से जो हम उनसे उम्मीद करते हैं वह आज हमारी वह उम्मीद पूरी होती है। अच्छा लगा कि इन उपन्यासों पर सीमित ही चर्चा हुई, क्योंकि अभी और बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन किसी और अवसर पर हम
और करेंगे और वैभव सिंह जी को टैगोर के किसी और पक्ष पर भी सुनेंगे, अच्छा होगा। बहरहाल आज के लिए धन्यवाद आप सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े, और वैभव सिंह जी का शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला और इतनी अच्छी बातचीत संभव हो सकी। विभिन्न उपन्यासों की बात करते हुए स्वयं टैगोर के भीतर के बदलावों को भी पकड़ते रहे, या एक बृहद संयुक्त परिवार में रहने के कारण बहुत कुछ निकट से देखने की जो एक सहज उपलब्धता रही टैगोर के पास, एक दृष्टि रही, एक भाव प्रवण हृदय रहा, उन सब से भी उनके जो किरदार हैं वे बड़े जीवंत होकर हमारे सामने आते हैं। और यह बात भी आज रेखांकित की गई कि उनके उपन्यासों को स्त्रियां कितनी पसंद करती है। सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े उनका धन्यवाद, वैभव सिंह जी का शुक्रिया, अभिनंदन, उन्होंने समय निकाला और एक मूल्यवान बातचीत संभव हो सकी। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, रविंद्र एकाग्र जारी है, कुछ और कड़ियों के साथ हम उपस्थित होंगे। अपना सहयोग बनाए रखें।